Hello guys, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Archana Vishwakarma. Now it's me signing in. कैसे हैं आप सभी? बेटर होंगे अपने घर पे और सेफ होंगे। और आपको पता है कि हमारी कोर्स 5 की सीरीज़ पूरी कंप्लीट हो गई थी, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट्स। और हमारा उसके बाद जो बचा हुआ कोर्स था कोर्स 8, जिस पे हमने काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं। इसकी अलग से भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, कोर्स 8 नॉलेज एंड करिकुलम, ठीक है, ज्ञान तथा पाठ्यक्रम, ओके, बीएड सेकेंड ईयर। और इसका पूरा पूरा प्लेलिस्ट आपको मिलेगा वहाँ पे। आप यूट्यूब पे जाकर देखिए, मेरे चैनल को सर्च कीजिए कोर्स 8 डालकर, प्लेलिस्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा, तो आपको वहाँ पे भी बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। मैंने वहाँ पे इंडियन थिंकर्स की बात की थी, वेस्टर्न थिंकर्स की बात की थी। इसके अलावा करिकुलम से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स थे जिनको हमने वहाँ पे कैचअप किया है, कवर अप करने की कोशिश की है। उसके अलावा हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट था सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट, उसको भी कवर करने की कोशिश की है। थर्ड यूनिट में भी हमने एपिस्टेमोलॉजी की बात की, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कशन किया, इसके बाद नॉलेज की बात की, और हम नॉलेज पे ही कंटिन्यूएशन कर रहे हैं हम। तो कोर्स 8 की जो हमारी सीरीज़ है उसका वीडियो अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आप उसे देख लीजिए। उसको पढ़ने के बाद आपको अगले वाले वीडियो के लिए डेफिनेटली नॉलेज बहुत हेल्पफुल रहेगी, इंफॉर्मेशन रहेगी। और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ तो हैं ही हैं क्योंकि रिलेटेड टू द एजुकेशन। तो जो भी ये नॉलेज एंड करिकुलम कोर्स 8 है उनके वीडियोस की प्लेलिस्ट को आप ज़रूर देखें, आपको हेल्प मिलेगा। और आज का जो टॉपिक है आपको बता दूं, मैं इससे पहले वाले वीडियोस में हमने पढ़ा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज क्या है। फिर इससे भी पहले हमने एपिस्टेमोलॉजी के बारे में काफ़ी डिटेल बात की और उनका फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी पढ़ा हमने। चारों इज्म के बारे में बात की, चारों इज्म इन द सेंस की नेचुरलिज्म। इसके बाद हमने आइडियलिज्म की बात की, रियलिज्म की बात की, और इसके लास्ट में हमने प्रैग्मेटिज्म की बात की। फिर हमने नॉलेज से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी, नॉलेज का इंट्रोडक्शन पढ़ा, मीनिंग पढ़ा, डेफिनेशन क्या पढ़ा, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है नॉलेज की, फिर हमारी लाइफ में नॉलेज यानी ज्ञान की इंपॉर्टेंस क्या है, इसको पढ़ा। तो ये सारे वीडियोस पढ़े हुए हैं, अगर आप नहीं देख पाए हैं तो आप उसे देख लीजिए, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, उससे आपको हेल्पफुल मिलेगा और आपका नॉलेज भी बेटर होगा। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है रिलेटेड टू द कोर्स 8, और टॉपिक क्या है, सोर्स और वेज ऑफ नॉलेज। सोर्स और वेज ऑफ नॉलेज इन द सेंस कि आप समझ सकते हैं कि ज्ञान का स्रोत क्या है, नॉलेज हमें कहाँ कहाँ से मिल सकती हैं, और नॉलेज पाने के रास्ते क्या क्या है ना। दो ही चीज़ें हो सकती है, नॉलेज तो हमें हर तरफ से मिलती है लेकिन मेन सोर्सेज क्या हैं, हम उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। और ज्ञान जहाँ से भी मिलता है वो कम ही होता है। तो 3-4 चीज़ें बेसिकली हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जा रहे हैं, तो आप 3-4 चीज़ें देख लीजिए ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। तो यहाँ पे हम केवल ये बात करेंगे कि रास्ते क्या है नॉलेज को प्राप्त करने के, सोर्सेज क्या हैं या जुगाड़ क्या है, या कहाँ कहाँ से हमें नॉलेज गेन होती है, या कहाँ कहाँ से हमें ज्ञान के स्रोत को मिलते हैं। तो 4-5 चीज़ें मेन हैं, आप थोड़ा सा मेरा यहाँ पे नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू में देख सकते हैं। तो थोड़ी सी मैं चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर दे रही हूँ, अगर आपको दिख रहा होगा तो देखिए। सोर्सेज ऑफ नॉलेज में अगर हम बात करते हैं, सोर्सेस ऑफ नॉलेज, सोर्सेस ऑफ नॉलेज में अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली देखिए, सबसे पहली जो नॉलेज कहाँ से आएगी हमारी, सबसे पहली नॉलेज जो हमारी आती है वो सेंसरी एक्सपीरियंस, सेंसरी एक्सपीरियंस, सेंसरी एक्सपीरियंस, सेंसरी एक्सपीरियंस इन द सेंस यहाँ पे क्या हो गया, एक तरीके से ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानेंद्रिय अनुभव, यानी कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे भी हमें नॉलेज मिलती है। नंबर 2 क्या है, मैं इसी में कंसिडरेशन कर दे रही हूँ। नंबर 2 आपका ये हो सकता है रीजनिंग। मेन सोर्स मैं बता दे रही हूँ, बाकी वीडियो में आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, आप उसे देख लीजिएगा, आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। रीजनिंग का मतलब समझ रहे हैं आप, तर्क या बुद्धि, जहाँ पे हम बुद्धि लगाएंगे, जहाँ पे हम चीज़ों को सोचेंगे, जहाँ पे चीज़ों को क्रिटिसाइज करेंगे, लॉजिक वाली चीज़ें आ जाएंगी। तो एक तो यहाँ से ज्ञान मिल गया आपको। इसके बाद हम बात करते हैं, आपने सुना होगा वर्बल टेस्टिमनी, वर्बल टेस्टिमनी, या इसी को हम अथॉरिटी भी बोल सकते हैं। अथॉरिटी इन द सेंस की जो नॉलेज हमें मिल रही है, पर्टिकुलर कोई एक्सपर्ट होल्डर बंदा दे रहा है, या उसको कहाँ से मिल रही है, इस तरह की चीज़ें। यानी कि जैसे किसी के कुछ कहे हुए वचनों की बात करते हैं, तो किसी का कोई कहा हुआ शब्द हो गया या किसी का कोई कहा हुआ वचन हो गया, तो इसको आप ये भी बोल सकते हैं, अगर हिंदी में देखा जाए तो इसको शब्द बोलते हैं। किसी के कहे हुए वाक्य है ना, बड़े बड़े सेमिनार में हम जाते हैं, वेबिनार में जाते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को देखते हैं वहाँ पे, तो यहाँ से भी आपको नॉलेज मिलेगी। या इसी को हम बोलते हैं आप्त वचन, यानी कि बड़े बड़े लोगों के द्वारा, एक्सपर्ट होल्डर के द्वारा कही हुई बातों को समझना अपनी बुद्धि लगाकर, ठीक है ना, बुद्धि लगाकर करेंगे तभी नॉलेज इन्फॉर्मेटिव होगी। फिर नेक्स्ट वाला है, हो सकता है एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, और एक्सपेरिमेंटल इन द सेंस यू नो दैट कि
एक्सपेरिमेंटल, या इसको हम इसी को बोल सकते हैं हिंदी में प्रयोगात्मक। अभी मैं इसको वन बाय वन थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमें नॉलेज कहाँ से मिलेगी? इंट्यूशन। इंट्यूशन इन द सेंस कि हमारे अंदर की नॉलेज, या इसको हम अंतः ज्ञान भी बोल सकते हैं और अंतः प्रज्ञा भी बोल सकते हैं। प्रज्ञा का मतलब भी नॉलेज होता है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, आपको देख भी रहा होगा, नेक्स्ट हो सकता है रिविलेंस, है ना। रिविलेशन इन द सेंस कि किसी चीज़ को सुनना, ठीक है ना। सुनकर भी क्या मिलती है हमें? नॉलेज मिलती है ना। सुनना या श्रुति वाली चीज़ें जो आती हैं, जिसको हम हिंदी में श्रुति बोलते हैं, या रिविलेशन। तो ये चार जो मेन सोर्स हैं, इसके बारे में आप डिटेल स्टडी करेंगे। बाकी जो मेरे नोट्स में है वो बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड मैंने बता दी है कि कहाँ कहाँ से आपको नॉलेज मिलेगा। तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको हेल्पफुल रहेगा और मिलेगा भी, पता भी चल जाएगा। इट इज़ अ इंफॉर्मेटिव वीडियो रिगार्डिंग द कोर्स 8 एंड कोर्स 8 के लिए तो आपको हेल्पफुल है ही है। उसके अलावा कोर्स 8 के अलावा आपको करिकुलम के टॉपिक के लिए हेल्प करेगा। ये आपका नेट सीटेट या यूपीटेट, जिस भी तरह के टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ के लिए भी हेल्पफुल है। और फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। तो जो हमने यहाँ सोर्सेस ऑफ नॉलेज बताएं आपको, बेसिकली 6 चीज़ें बताई हैं। तो 6 चीज़ों में थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए क्या है, बाकी मैं आपको नोट्स कंसीडर कर दूंगी। तो देखिए, सेंसरी एक्सपीरियंस का मतलब क्या हुआ कि जो ज्ञान, यानी हमारे जो इंद्रियों के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, वही सबसे बड़ा ज्ञान का सोर्स। यानी कि हम नेकेड आइज से, और सेंसेस आपको पता है, आइज, नोज, ईयर, टंग, स्किन, ये सब क्या है? हमारे सेंस ऑर्गन। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन, यू नो बेटर, है ना। आइज, नोज, टंग, इसके बाद आपका ईयर हो गया, स्किन हो गया। तो इन सब चीज़ों से क्या करते हैं? हम फील करते हैं, टच करते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं, स्मेल करते हैं, सुनते हैं। तो इन्हें हमें क्या कलर पता चला, हमें स्मेल पता चली, हमें साउंड पता चला। फिर इन सब चीज़ों के माध्यम से जो ज्ञान मिलता है उसी को हम सेंसरी एक्सपीरियंस नॉलेज कहते हैं, या सेंसरी एक्सपीरियंस ज्ञान कहते हैं। यानी कि जो मनुष्य की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो भी हमको नॉलेज देती हैं, वो भी हमको ज्ञान प्रदान करती हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेंसरी एक्सपीरियंसेस या ज्ञानेंद्रिय अनुभव। यानी कि इंद्रियां ज्ञान का क्या है? स्रोत हैं। और जिस ज्ञान की प्राप्ति में ज़्यादा सेंसेस यूज़ करेंगे वो ज्ञान क्या होगा? परमानेंट होगा और कंप्लीट होगा। आप खुद सोचिए ना, आपको वो नॉलेज खुद से गेन कर रहे हैं, यानी कि आप अपनी आँख से भी खुलें, नाक से भी खुलें, कान से भी खुलें, पूरी तरीके से उस नॉलेज को गेन करने के लिए आप अवेलेबल हैं, तैयार हैं, प्राप्त है। तो आप खुद सोचिए ना, इस तरह का नॉलेज क्या होगा? आपकी लाइफ के लिए परमानेंट हो जाएगा। नंबर 2 है रीजनिंग। आई थिंक आपको सेंसरी एक्सपीरियंस क्लियर हो गया होगा नाम से ही। थोड़ा सा नाम के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश किया कीजिए, वहाँ से भी आपकी टर्मिनल मीनिंग निकल जाती है, जिससे आप चीज़ों को एक्सप्लेन वे में कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीजनिंग या तर्क बुद्धि, जिसको हम बोलते हैं। तो रीजनिंग का मतलब देखिए, ये भी पता है कि ज्ञान का एक बहुत बड़ा सोर्स है। और तर्क में अगर आप लॉजिक करते हैं, बुद्धि लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इंटेलेक्चुअल चीज़ें या मेंटल एबिलिटी यूज़ करनी पड़ेगी। किसी भी ज्ञान को एज इट इज़ एक्सेप्ट करने से अच्छा है कि आप चीज़ों को एक्टिविटी के माध्यम से ज्ञान करें। एक्टिविटी जब आप करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड वर्क करेगा, फिर इमेजिनेशन करेगा, सोचेगा, विचारेगा, फिर क्या करेगा? आर्ग्यूमेंट करेगा, तर्क करेगा। तो यहाँ पर आप बुद्धि का यूज़ करेंगे। और देखिए, जो रीजनिंग है या जो लॉजिक है, आपको पता है कि ये क्या इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस है, जहाँ पे हम अपने माइंड का यूज़ करते हैं और माइंड का यूज़ करके ही चीज़ों को चारों तरफ से चेक करते हैं, सब कुछ चेक करते हैं कि ये प्रॉपर वे में है या नहीं है। और जो इन्फॉर्मेशन या जो नॉलेज या जो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, इस पर कोई आर्गूमेंट होगा तो हम उस आर्गूमेंट को अटेंड करने में सक्षम होंगे या नहीं। यानी कि जो बात हम कह रहे हैं वो आगे जाकर सच प्रूव होगी कि नहीं, इसके बारे में बात करता है कौन? रीजनिंग। तो तर्क वाला जो ज्ञान होता है वो कहीं ना कहीं किसी निष्कर्ष पे आता है। और देखिए, निष्कर्ष क्या होता है? निष्कर्ष हम किसी चीज़ के लिए, किसी ज्ञान के लिए तभी निकाल सकते हैं जब सब लोग क्या हों, एक तरफ हों या एक मत रखते हों। लेकिन देखिए, नॉलेज सबकी अलग अलग है, तो किसी का भी मत सेम नहीं हो सकता है, और किसी का भी ओपिनियन किसी भी बात के लिए, किसी भी ज्ञान के लिए सेम नहीं हो सकता। तो बेसिकली आपको पता है, रीजनिंग वाली चीज़ें हम मैथमेटिक्स के लिए यूज़ करते हैं, फिजिकल साइंस के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर भी आपको पता है कि आप जो रीजनिंग मैथड होता है, तो उसमें हम इंडक्टिव मैथड, डिडक्टिव मैथड अच्छा एग्जाम्पल है, आप उसके माध्यम से यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है ना कि हम बेसिकली इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड क्यों यूज़ करते हैं क्योंकि देखिए, इंडक्टिव मेथड में क्या है, बच्चे को हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाते हैं, और बच्चा जब इस चीज़ में पावर वाइट हो जाता है तो इसके बाद हम डिडक्टिव मेथड यूज़ कर लेते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ ले जाते हैं। तो दोनों अलग अलग मेथड हैं, बच्चे के बेनिफिट के लिए है। तो यहाँ पर ये रीजनिंग वाला जो था वो कहीं ना कहीं एक मेंटल प्रोसेस के लिए है, और नॉलेज के लिए आपको मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए, आपको रीजनिंग करनी आनी चाहिए। देखिए, कारण अगर आपको नहीं पता होगा ज्ञान के पीछे का, तो आप उसका कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे,
आप उसका निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है वर्बल टेस्टिमनी या अथॉरिटी। वर्बल टेस्टिमनी वही बोला कि मैंने किसी की कहे हुए बातों का। तो देखिए इस वाले में क्या होगा, जाहिर सी बात है, अगर किसी ने कुछ कहा है या किसी के वचन आपको सुनने को मिले हैं या किसी का लेक्चर या वेबिनार, या आप अपने घर पे बैठे हैं और किसी का ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, या किसी तरीके के, जो मान लीजिए बहुत सारे लोग आज की डेट में जूम पे देखेंगे आप क्लासेस करा रहे हैं ऑनलाइन, ठीक। तो ऑनलाइन में क्लासेस में क्या होते हैं, पर्टिकुलर वो बोलते रहते हैं, यानी कि अपने शब्द आप तक पहुंचाते रहते हैं, ठीक। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे तो आप देखिए अपना माइंड यूज़ करेंगे, अपने सेंसेस तो नहीं यूज़ करेंगे ना, वहाँ पे आँख नाक कान अगर नहीं भी यूज़ करेंगे, लेकिन आपके पास अगर बुद्धि होगी तो आप उस बुद्धि के माध्यम से उस नॉलेज को गेन कर लेंगे। और यहाँ पे बेसिकली देखा जाएगा कि टेस्टिमनी में या अथॉरिटी में आपको बुद्धि का यूज़ करना पड़ेगा। आप देखिए बैठे तो हैं जूम में क्लास खोलकर या ऑनलाइन क्लास खोलकर, लेकिन आपको वहाँ पे नहीं, अपनी आँखों से ज़्यादा, अपने क्या कहते हैं, नाक से ज़्यादा, स्मेल से ज़्यादा, ईयर से ज़्यादा आपको क्या वहाँ यूज़ करना पड़ेगा, आपको अपनी बुद्धि यूज़ करनी पड़ेगी। और वो बुद्धि को यूज़ करने की, बुद्धि यूज़ करने के लिए आपको ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। तो पर्टिकुलर जो भी नॉलेज आपको मिलेगी, जो भी शेयरिंग होगी इंफॉर्मेशन को, उसके लिए आपको माइंड का यूज़ करना पड़ेगा। और बेसिकली देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं ना वर्बल टेस्टिमनी में, जैसे जो सब्जेक्ट होल्डर होता है या जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है वो अपने फील्ड में अच्छी नॉलेज देता है ना, तो उस नॉलेज को आप अपनी बुद्धि के माध्यम से समझते हैं और समझकर अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं और अलग अलग एरियाज में अप्लाई करते हैं। देखिए आपको पता होगा कि हर बंदा हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है ना। जैसे साइंस का टीचर है तो साइंस की चीज़ों के लिए एक्सपर्ट होगा, तो आप साइंस के जो लेक्चर्स हो रहे हैं उनको आप अलग से सुन सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट्स होते हैं तो उनकी बात कर सकते हैं हम, साइंस के एक्सपर्ट्स की बात कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट की बात कर सकते हैं, म्यूज़िक टीचर की बात कर सकते हैं, आर्ट्स के टीचर्स की बात कर सकते हैं। तो ये जो एक्सपर्ट्स हैं अपनी फील्ड में क्या रखते हैं, बहुत कमांड रखते हैं, और ये अलग अलग फील्ड है, लेकिन आपको नॉलेज मिल रही है तो आप वहाँ पे बुद्धि का यूज़ करें। यानी कि किसी के कहे हुए विचारों को अगर आप सुन रहे हैं तो वहाँ से भी आपको नॉलेज मिल रही है। कहने का मतलब है कि ज्ञान बट रहा है, उसे आप गेन कर रहे हैं अपने बुद्धि के माध्यम से। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। तो एक्सपेरिमेंटल से आप अच्छे से फैमिलियर हैं, प्रयोग, यानी कि हमें प्रयोग के माध्यम से भी क्या ज्ञान प्राप्त होता है। आपको पता है कि अब प्रयोग कौन करता है, हमारे साइंटिस्ट करते हैं, हम खुद भी एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट के माध्यम से चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, कंडीशन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, और कहीं ना कहीं सच के पीछे जो कॉज है, जो रीज़न है, उसकी पुष्टि करने लगते हैं कि हाँ हमारा रिजल्टेंट ये आया है, हमारा कंक्लूजन ये आया है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक लॉ है एक्सपेरिमेंट, है ना। और एक्सपेरिमेंट वाली जो नॉलेज होती है वो परमानेंट होती है हमारी लाइफ में। क्यों? क्योंकि उनके पीछे परंतु बट लेकिन का कोई सवाल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें जो होती हैं वो एक्सपेरिमेंट के माध्यम से कहीं ना कहीं प्रूव हो चुकी होती हैं, कहीं ना कहीं लॉज बन गए होते हैं और कहीं ना कहीं नियम बन गए होते हैं। तो जब नियम के द्वारा हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं और हम किसी प्रयोग के द्वारा किसी नियम को सक्सेसफुल बनाते हैं या प्रयोग के द्वारा किसी नियम को निकालते हैं, किसी का रूल बना देते हैं, तो आपको पता है ना कि इस प्रकार के प्रयोग से या इस तरह की चीज़ों से आपको क्या जो नॉलेज मिलेगी ये भी एक अच्छा मीडिएटर का काम करेगी, और ये नॉलेज क्या होगी, परमानेंट होगी और फिक्स होगी। तो आई थिंक आपको एक्सपेरिमेंटल नॉलेज समझ में आया, यानी कि प्रैक्टिकल जितना करेंगे आपकी नॉलेज उतनी स्ट्रांग होगी किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो रिगार्डिंग द रूल्स हो, चाहे वो रिगार्डिंग द प्रैक्टिकल हो, चाहे थ्योरम्स हो। ओके, और आपका जिस दिन प्रैक्टिकल पोर्शन या एक्सपेरिमेंटल पोर्शन स्ट्रांग हो जाएगा तो थ्योरी आप अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इंट्यूशन आपको पता है, इस वर्ड से आप अच्छे से फेमिलियर होंगे, अंतः ज्ञान या अंतः प्रज्ञा। तो ये स्पेशली अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे आपको मन की बात सुननी है कि आपका मन क्या कह रहा है किसी भी ज्ञान को गेन करने के लिए। बेसिकली देखिए यहाँ पे आप अपने सेंसेस भी नहीं यूज़ करेंगे, है ना, और हमें यहाँ पे किसी के वाड़ी की भी ज़रूरत नहीं है, कि कोई लेक्चर सुनने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका मन आपको क्या कहता है, आप अपने मन की सुनिए, और मन का सुनकर यहाँ पे आपको अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, यहाँ पे आपको अपना लॉजिक नहीं लगाना है कि मन अगर ये कर रहा है तो ऐसे क्यों कर रहा है, और ऐसे नहीं तो ऐसे करेगा तो वो करेक्ट होगा। तो ये चीज़ें नहीं करना है। यहाँ पे जो भी आपके मन के अंदर से चीज़ें आ रही हैं, ये एक अलग तरह का ये अनुभव हो गया ना। कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारा इंटेंशन ऐसा होता है कि हमारा मन किसी काम को करने के लिए नहीं बोलता है, तो हमारा बार बार फोकस वहीं जाता है और हम अपने अंतर मन की सुन के वो काम नहीं करते हैं। तो शायद वो भविष्य में अगर उसका रिजल्टेंट हमको पता चल जाता है तो हम अपने आप को बहुत थैंक गॉड कहते हैं कि हमारे अंतः मन ने इस काम को हमें करने से मना कर दिया था। अंतः मन इन द सेंस की जो इंद्रियां हैं, आपको इंद्रियों के थ्रू नॉलेज मिल रही है, ठीक, तो वो आपको देख कर मिल रही है, इंद्रियों के थ्रू मिल रही है, ठीक है। तो आपने कहीं ना सुना होगा कि हमने तो बात की केवल 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं एक बात करते हैं इस तरह की नॉलेज को गेन करने के लिए छठी इंद्री को जोड़ दिया जाता है। उसी छठी इंद्री को हम क्या बोलते हैं, इंट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। मेरे पॉइंट्स को समझने की कोशिश कीजिए, मैं यहाँ डिटेल एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। इंट्यूशन का मतलब यहाँ पे अंतः ज्ञान हुआ और छठी इंद्री का यूज करना हो, यानी कि हम
उन 5 सेंसेस ऑर्गन के अलावा जो इंद्रिय यूज कर रहे हैं उसी को हम इंट्यूशन करते हैं, इंट्यूशन कहते हैं या अंतः ज्ञान करते हैं। यानी कि जिस दिन आपने अपने आप को अंदर से जान लिया, आपको कुछ भी जानने के लिए श्रेष्ठ नहीं रहेगा। और देखिए इसके लिए पर्टिकुलर किसी भाषा की बात नहीं करते हैं, ठीक। और हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन भी नहीं करते हैं, हमारे वो मन में ही रहता है। और देखिए हम ये भी कभी कभी ये भी हेजिटेशन करते हैं कि हम अब अगर अपनी नॉलेज किसी सामने वाले को शेयर करेंगे तो पता नहीं वो बात करेगा कि नहीं करेगा, उसको वो समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे मन के अंदर होते हैं, तो कभी कभी हम खुद इस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर पाते, हमें बहुत डिफिकल्टी होती है। तो इसमें तो देखिए ना तो कोई सुनने वाला होता है, ना तो कोई कहने वाला होता है, वो तो आपके मन के अंदर एक्टिविटी हो रही है। तो इसके माध्यम से भी आपको कहीं ना कहीं ज्ञान मिलता है ना। किसी चीज़ पे हम बहुत देर तक विचार विमर्श करते हैं, सोचते हैं, तो हमारे अंतर मन से एक आवाज़ आती है ना कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ राइट है, ये चीज़ रॉन्ग है, इसको नहीं करना चाहिए। तो ये क्या होता है, एक तरीके का इंट्यूशन होता है जो हमारी छठी इंद्री इसको कहीं ना कहीं कंसीडर करते हैं। छठी इंद्री के माध्यम से ये ज्ञान मिलता है और इस तरह के इंट्यूशंस आते हैं हमारे मन में और हमें करते हैं कभी ना कभी। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा रिविलेंस। रिविलेशन का मतलब है, रिविलेशन का मतलब किसी चीज़ को सुनना, श्रुति से कंसीडर कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि जैसे हमारी जो कंट्री है, आपको पता है कि रिलीजियस कंट्री है, यहाँ पे धार्मिक चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व है ना। धार्मिक ज्ञान या जो रिलीजियस लेक्चर होते हैं, जैसे आप साध्वी प्रज्ञा को ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे आचार्य हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी यहाँ पे। देखिए बहुत सारे ऐसे आचार्य हैं जिनके विचारों को हमें सुनना है ना, रिविलेशन करना पसंद है ना। क्यों? क्योंकि हमें उनके विचार अच्छे लगते हैं, हमें उनके विचार प्रभावित करते हैं कि वो चीज़ ऐसे बोल रहे हैं। तो चाहे वो इंडिया में हो, चाहे इंडिया के बाहर हो, चाहे हम अपने कंट्री की बात तो कहीं ना कहीं जो ये रिलीजियस चीज़ें होती हैं, आपको पता है इनका जो बेस होता है वो क्या होता है, रिविलेशन होता है, श्रुति होता है, सुनना होता है। और देखिए आपने देखा होगा इतने सारे रिलीजियस सेरेमनी होती है तो वहाँ पे ऋषि मुनि गुरु वगैरह जो भी आते हैं, तो आपको पता है कि इनका अलग ही इंट्यूशन होता है, इनका अलग ही ज्ञान होता है और ये अपने ज्ञान को पब्लिक में शेयर करते हैं, हमारी जनता में शेयर करते हैं। तो जनता वहाँ पे क्या करती है, केवल बैठ के सुनती है ना, वहाँ पे क्वेश्चनिंग तो नहीं करती ना कि हाँ सर, हाय सर, हमको इसका आंसर चाहिए, आप हमको इसका आंसर दीजिए। तो वहाँ पे अगर वो 2 से 3 4 घंटा भी बोलते हैं तो पब्लिक बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उस चीज़ को क्या करती है, सुनती है। उसी को हम रिविलेशन कहते हैं या श्रुति कहते हैं। तो यहाँ पे कोई गुरु भी हो सकता है, ऋषि भी हो सकता है, मुनि भी हो सकता है, और जिसमें पर्टिकुलर देखिए ऋषि मुनि क्या होते हैं, वो अपने अंतःकरण की बात सुनते हैं ना, अपने मन की बात सुनते हैं, वो किसी की चीज़ों को कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं, ठीक। वो आपको ज्ञान देते हैं और बताते हैं कि ज्ञान क्या है, और ज्ञान की प्राप्ति जिस दिन हो गई, वो ज्ञान की प्राप्ति को वो कहीं ना कहीं मोक्ष की प्राप्ति से जोड़ते हैं। यानी कि आपकी जो दुख, लाइफ के सुख हैं, दुख हैं, उन सब बंधनों से आपको मुक्ति मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। वही क्या है, वही कहीं ना कहीं सार्वभौमिक ज्ञान है ना, कि आपको जानने के लिए कुछ भी श्रेष्ठ ना बचे, वही ज्ञान है। तो ये एक तरीके का क्या है, चेंज है। तो ये सब चीज़ें आपको मिलती है ना, तो वहाँ पे बैठ के आप सुनते हैं तो आपको एंजॉय में लगता है, फिर इस चीज़ को आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं और अप्लाई करके कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं और इम्प्लीमेंट करने के बाद अपने बिहेवियर में चेंजेस पाते हैं। तो ये बेसिकली 6 तरीके के सोर्सेस ऑफ नॉलेज थे जो मैंने बताया कि आपको बेसिकली कहाँ कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो होप यू गेटिंग माई पॉइंट। आप इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक। चलिए अपने नोट्स पे आते हैं। आप नोट्स में हमने देखिए फटाफट क्या लिखा हुआ है, सोर्सेस और वेज ऑफ नॉलेज, फटाफट रीड कर देते हैं। मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया। देखिए मैंने यहाँ पे एक स्लोगन लिखा हुआ है जो कि क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है, लर्निंग गिव्स द क्रिएटिविटी, ठीक है। यानी कि जो अधिगम है वो क्या करती है, सृजनात्मकता पैदा करती है। यानी कि लर्निंग क्या करती है, क्रिएटिविटी को देती है, क्रिएटिविटी निकालती है अधिगम। फिर क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, यानी कि क्रिएटिविटी क्या करती है, आपकी सोच को बढ़ावा देती है। इसके अलावा फिर थिंकिंग प्रोवाइड्स द नॉलेज, और जहाँ आप अच्छा सोचने लगेंगे, कुछ क्रिएटिव करने लगेंगे तो जाहिर सी बात है आपके अंदर इंफॉर्मेशन आएगी। फिर इंफॉर्मेशन जब आ जाएगी तो वो चीज़ें आकर क्या हो जाएगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जब आपके माइंड में आकर कलेक्ट होगी तो वो क्या होगी, ज्ञान का भंडार बन जाएगी या नॉलेज बन जाएगी। फिर नॉलेज मेक्स यू ग्रेट, और आपको पता है कि आपके पास नॉलेज है तो आप बहुत महान हैं। तो ये एपीजे अब्दुल कलाम का स्लोगन था, आप याद रखिएगा, इससे आपका आंसर इफेक्टिव हो सकता है। द फर्स्ट स्टेप टू नॉलेज इज टू नो दैट वी आर इग्नोरेड। देखिए सिविल का कहना है, इनका एक स्टेटमेंट है, उनका ये कहना है कि ज्ञान का जो प्रथम रास्ता होता है या प्रथम स्टेप होता है वो ये होता है कि हम पहले तो असत्य को स्वीकार करें कि असत्य होता क्या है या झूठी वाली चीज़ें क्या होती, तभी तो हम ज्ञान के बारे में जानेंगे ना। अब हम अगर हम
सच और झूठ में भेद नहीं कर पाएंगे, डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाएंगे, तो हम सच को कैसे मानेंगे। और कहीं ना कहीं सच क्या होता है, ज्ञान होता है। ज्ञान क्या होता है, सच होता है। ज्ञान जो मिल रहा है वो सच ही होना चाहिए। और जब हमें सच और झूठ में डिफ्रेंशिएशन करना पता चल जाएगा तो उसी दिन हमें ज्ञान की, नॉलेज की प्राप्ति भी हो जाएगी। चलिए एक और फिल्टन की डेफिनेशन है, इसको भी देख लीजिए आप। नॉलेज विल नॉट बी एक्वायर विदाउट पेन एंड एप्लीकेशन। देखिए जो ज्ञान है वो आपको बिना दर्द के और बिना प्रयोग के नहीं मिलेगा। इट इज़ द ट्रेबल्सम एंड डीप डिगिंग फॉर प्योर वाटर। ये एक तरीके का क्या है, कष्टदायी चीज़ है। और जैसे हमें पता है ना कि पानी में हम कितना भी अंदर चले जाएं तो पानी की डेप्थ को हम नहीं मेजर कर सकते, पानी की गहराई को हम नहीं माप सकते। जैसे एक नदी का एग्जाम्पल ले लीजिए और कोई बाहर से खड़ा होकर उस नदी को ऑब्जर्व कर रहा है, रिवर को ऑब्जर्व कर रहा है, तो क्या आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो नदी कितनी गहरी होगी या उसकी डेप्थ कितनी गहरी होगी। तो ठीक नॉलेज भी वही है। नॉलेज एक तरीके की नदी है जिसमें आप डुबकी लगाएंगे तो आपको छोटी छोटी चीज़ें पता चलेंगी, लेकिन आपको पूरे समुद्र का ज्ञान अगर आप चाहेंगे या पूरी नदी का ज्ञान चाहेंगे आपको मिल जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो नॉलेज भी ऐसा ही होती है। बट व्हेन वंस यू कम टू द स्प्रिंग दे राइज अप एंड मीट यू। देखिए जब आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे ज्ञान को प्राप्ति के लिए, चाहे योग करेंगे चाहे किसी तरीके के मार्ग को अपनाएंगे और उस नॉलेज में बिल्कुल आप विलुप्त हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, और उसके बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो आप अपने आप को क्या फील करेंगे, हमारे पास बहुत नॉलेज है। और कहीं ना कहीं आप अपने मन की चीज़ों को सुनने लगेंगे, आप अपने अंतः विचारों को बाहर निकाल कर प्रकट करने की कोशिश करेंगे। तो जिस दिन आपको अंतः ज्ञान यानी कि खुद का ज्ञान हो जाएगा कि हम क्या हैं, उसी दिन आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा। जिस दिन आप हम को समझ लेंगे, अहम को समझ लेंगे कि हम क्या हैं और हम किस लिए आए हैं और हमारा मोटो क्या है, उसी दिन आपको सर्वस्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये डेफिनेशन थी, मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है, होप यू अंडरस्टैंड। और ये फिल्टन के द्वारा लिखी गई थी। फटाफट देखते हैं, मेरे पास एक फ्लो चार्ट है, उस फ्लो चार्ट का आप जरूर बनाइएगा। उससे पहले एक नोट है, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए याद रखिएगा, आप सभी मे भी जानते हो कुछ लोग, बट इट विल बी रिमाइंडर। APJ अब्दुल कलाम, आपने इनका नाम सुना होगा लेकिन फुल फॉर्म यहाँ पे सुन लीजिए। अवुल पाकिर जेनुअल अब्दीन अब्दुल कलाम मसूदी, इनका ये फुल नेम है। आपसे पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, तो आप ध्यान रखिएगा। और जो इनका पीरियड था वो है अक्टूबर 15, 1931 टू जुलाई 27, 2015। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये 15 अक्टूबर 1931 को पैदा हुए थे। और जो इनका लास्ट डेथ है 27 जुलाई 2015। ठीक, और ये क्या है, भारत के 11वें प्रेसिडेंट है, 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक, इट्स फॉर योर नॉलेज। और मेरे पास ये देखिए फटाफट एक फ्लो चार्ट है, आप इस फ्लो चार्ट को अपने एग्जाम में ज़रूर बनाइएगा। इट विल गो डेफिनेटली हेल्प फॉर यू एंड इम्पॉर्टेंट फॉर यू, अट्रैक्टिव फॉर योर आंसर। ठीक है, तो मेन सोर्सेज ऑफ नॉलेज मैंने यहाँ फ्लो चार्ट बना रखा है, इसमें बहुत सारे हैं। फटाफट देखिए क्या क्या है। पहला देखिए मैंने टॉप पे लिख रखा है अथॉरिटी, और सबके बारे में डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, हमने मेन चीज़ें बता दी हैं और इन सब के बारे में आप फेमिलियर हैं। अथॉरिटी हो गया, ठीक है, कल्चर हो गया, कस्टम हो गया, इसके बाद एक्सपीरियंस हो गया, फिर एक्सपेरिमेंट हो गया, परसेप्शन हो गया, ऑब्जर्वेशन है, टेस्टिमनी है, मेमोरी है, इंस्टिंक्ट है। इसके बाद आपका रीज़न है, रीज़न के बाद नॉलेज बाय एक्वेटेंस है, फिर सेल्फ रियलाइजेशन है, इनसाइट थ्योरी है, फिर इंट्यूशन है, इंट्रोस्पेक्शन है, कंक्लूजन है और इन्फेरेंस है। तो ये इतने सारे सोर्सेज हैं जहाँ से आपको क्या मिल रहा है, नॉलेज मिल ही रही है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिकली मैंने 6 तरीके की जो नॉलेज बता दी उनमें से 6 ये भी है, वो 6 यहाँ भी हैं। इसके अलावा आपको हर तरह की नॉलेज कहीं ना कहीं से मिलती रहेगी। तो आप ये फ्लो चार्ट जरूर बनाएं। ठीक है, फ्लो चार्ट बनाने से आपका आंसर इफेक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पे फटाफट एक बार रीड कर देते हैं कि मतलब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मैं मीनिंग बता देती हूँ। देखिए ये वही स्लोगन है, स्लोगन को आप लिखिएगा। मेन सोर्सेस ऑफ नॉलेज और फॉलोइंग। देखिए पहला जो दे रखा है हमारा यहाँ पे दे रखा है अ प्रायोर पोस्टियोरी, है ना। पोस्टियोरी इन द सेंस कि आपको किसी तरीके का अनुभवजन ज्ञान, यानी कि आपको पता है सेंसस के माध्यम से जो ज्ञान मिलेगा वो अनुभव जन ज्ञान होगा। चाहे इसमें आप इंडक्टिव रीजनिंग यूज़ कीजिए, चाहे नॉलेज गेन करने के लिए किसी के अनुभव से आप कोई बंदा एक्सपीरियंस होल्डर है उससे आप बात करेंगे तो उससे भी आपको नॉलेज मिलेगी। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है, अप्रियोरिटी, यानी कि पूर्व सिद्ध ज्ञान। पूर्व सिद्ध ज्ञान से सीधे से मतलब है कि फ्रॉम बिफोर और अर्लियर, यानी कि पहले जो चीज़ें हो चुकी हैं और एट द टाइम आप कुछ जानना चाह रहे हो, पहले वाली चीज़ें प्रूव हैं और इस टाइम पे जो अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ से भी आपको नॉलेज मिलेगी। फिर इसके बाद है प्राधिकरण या इसको हम बोल सकते हैं अथॉरिटी। तो अथॉरिटी मैंने आपको बताया कि कोई एक्सपर्ट होल्डर बंदा होगा या कोई एक्सपीरियंस होल्डर बंदा होगा जो पर्सनली आपको अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेगा, तो वहाँ से भी आपको नॉलेज मिलेगी। ठीक है,
नेक्स्ट है कल्चर। और आपको पता है कल्चर इज़ ऑल्सो अ वेरी यूज़फुल सोर्स ऑफ नॉलेज। तो हमें अपने कल्चर से भी ज्ञान मिलता है, दूसरों के कल्चर से भी बहुत ज्ञान मिलता है। क्यों? क्योंकि हम हर किसी के कल्चर को तो जानते नहीं हैं, तो अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो वहाँ से भी हमें नॉलेज मिलेगा। और पर्सन टू पर्सन हमारा कल्चर क्या होता है, वेरी करता है। और हमारा जो मेन स्लोगन होता है, अगर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन हम देखेंगे तो प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, कल्चरल हेरिटेज, एक तरीके से हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको हमें बचाना होता है। तो कल्चर पे हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। और यहाँ से भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट यही निकल के आता है कि नॉलेज हमें मिलती है कल्चर के माध्यम से। हमारी संस्कृति हमें नॉलेज देती है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, कैसे ट्रेडिशन है, कैसी एक्टिविटीज़ है, कैसे कस्टम है। ठीक, कस्टम भी मैंने इसी में कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के माध्यम से जो भी आपको ज्ञान प्राप्त हो उसको हम एक्सपीरियंस कहेंगे। ठीक, अनुभव यानी कि अनुभव के माध्यम से भी आपको ज्ञान मिलता है। नेक्स्ट हमारा एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट हमारा इन्फेरेंस। इन्फेरेंस का मतलब है कंक्लूजन, या आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि यहाँ पे निष्कर्ष। देखिए, अगर पर्टिकुलर कुछ हमें पता नहीं है और हम सीधे कंक्लूजन पे आ गए हैं तो वहाँ से भी क्या होगा, कहीं ना कहीं अगर हम उस कंक्लूजन को देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नॉलेज मिलेगी। तो इन्फेरेंस क्या, एक तरीके से कॉन्शियस प्रोसेस बोल सकते हैं आप किन चीज़ों का, जो हमें मीनिंगफुल या इंफॉर्मेशन दे दे या पर्पसफुल इंफॉर्मेशन दे दे। कहाँ से मिलेगी इंफॉर्मेशन, आपको डेटा से मिलेगी। तो जो डेटाज आपने कलेक्ट किए हैं उससे आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिली, और इन्फॉर्मेशन जब बहुत सारी कलेक्ट हो गई तो वो नॉलेज में कन्वर्ट होगी। समझ में आया पॉइंट आपको, इन्फेरेंस? ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंट्रोस्पेक्शन। और देखिए, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या हुआ, सीधे सीधे इंट्रो और स्पायर। इंट्रो का मतलब ही हुआ कि आपके अंदर जो है, आप अपने आप का कैसे निरीक्षण कर रहे हैं, आप अपने आप को कैसे देखते हैं, उसके बारे में बात करता है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो अपना इंट्रोस्पेक्शन लेते हो कि मैंने किसकी हेल्प ली, और मतलब हमारे मन के अंदर क्या है इस प्रोजेक्ट को लेकर, और हमारी क्या क्या फीलिंग्स हैं, हमारा क्या क्या प्रोसेस है, हम क्या इस प्रोजेक्ट को लेकर हम कितने इनवर्ड हैं, कितने आउटवर्ड हैं, और हमारी इस प्रोजेक्ट के लिए पर्टिकुलर क्या नीड है। तो इंट्रोस्पेक्शन बहुत इजी है, वहाँ से भी नॉलेज मिलेगी आपको। और जिस दिन आपको इंट्रोस्पेक्शन के माध्यम से ज्ञान मिलेगा वो ज्ञान आपके लिए डेफिनेटली क्या रहेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेगा, मटेरियलिस्टिक चीज़ें होंगी, है ना। तो ये चीज़ें एक रही बात इंट्रोस्पेक्शन की। तो अंतर्दर्शन जिस दिन आपको हो जाएगा, आप कम्युनिकेशन करना सीख जाएंगे, वैलिडिटी करना सीख जाएंगे, ऑब्जेक्टिविटी करना सीख जाएंगे। नेक्स्ट है आपका इंट्यूशन या इनसाइट। इंट्यूशन मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आपसे देख लीजिएगा आप। ठीक, नेक्स्ट है हमारा सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन इन द सेंस कि आपको जिस दिन अपने आत्म अनुभव का बोध हो जाएगा वो आपका सेल्फ रियलाइजेशन कराएगा, है ना। अपने आप को जानना या आत्मा को जानना, इट इज़ द नॉलेज ऑफ द सेल्फ या सोल। हम अगर अपने खुद को जान गए, अपनी आत्मा को जान गए, तो कुछ भी जानने के लिए बचेगा नहीं। और रियलाइजेशन का मतलब हो गया आपको कि जानना या किसी तरीके की नॉलेज को जिसके माध्यम से हमें एक्सपीरियंस हो, या जिसके माध्यम से हमें बहुत सारी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ करके नॉलेज मिल सके। आत्मा को जानना, है ना, और इसके बाद परमात्मा को जानना, फिर हमारे ऊपर सुप्रीम पावर क्या है, हमारी स्पिरिट क्या है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे इंट्यूशन से आती हैं। और इंट्यूशन से आने के बाद कहीं ना कहीं हम चीज़ों को सेल्फ रियलाइज़ करते हैं। बच्चा यानी कि खुद को जान लेगा कि हमें क्या करना है और हम क्या हैं, हमारी एबिलिटी क्या है, तो उस दिन उसको ऑटोमेटिक सेल्फ रियलाइजेशन की पावर का अंदाजा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा नॉलेज बाय एक्विटेंस है, यानी कि परिचितों से क्या ज्ञान मिलता है हमें। तो देखिए, परिचितों से हमें क्या ज्ञान मिल सकता है, नॉलेज ऑफ एनी पर्सन बाय मीटिंग। हम किसी से मिलते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है, यानी कि हमारा कोई परिचित है तो हम वहाँ पे गए और हमने उससे बातचीत की, पर्टिकुलर किसी प्लेस पे गए, विजिटिंग प्लेस पे गए, तो वहाँ से भी हमें क्या मिली, नॉलेज मिली। वहाँ पे कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ तो वहाँ से भी क्या मिला, हमें नॉलेज मिला, है ना। और कहीं से भी नॉलेज मिल सकता है। तो इस तरह की जो नॉलेज मिलती है परिचितों से, या आपके जानने पहचानने वालों में, या वेबिनार अटेंड करने गए, या आप किसी उसमें फंक्शन में इन्वॉल्व हुए, या किसी कमेटी में गए, ऑर्गेनाइजेशन में गए, है ना, कहीं विजिट करने गए, या कहीं पे मान लीजिए कि कोई इवेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो इन सब चीज़ों से भी क्या मिलती है, वहाँ जिनसे हम मिलते हैं वो उनसे हमें क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है। नेक्स्ट है हमारा मेमोरी। मेमोरी आपको पता है स्टोर हाउस ऑफ दी वेरियस इंफॉर्मेशन, यानी कि बहुत सारी सूचनाओं का क्या होता है, घर होता है कहीं ना कहीं, स्टोर हाउस ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन इन द पास्ट लर्निंग एक्सपीरियंस। तो पास्ट का या जो प्रेजेंट का एक्सपीरियंस है वो हमारे क्या मेमोरी में होता है, जिसको हम मेमोरी बोलते हैं। और डेफिनेटली आपको पता है कि मेमोरी क्यों, इंफॉर्मेशन लर्निंग, है ना, एक्सपीरियंस, नई नई नॉलेज जो मिलती है, फर्दर नॉलेज जो मिलती है, तो ये सारी चीज़ें हमारे कहीं ना कहीं मेमोरी में इकट्ठा हो जाती हैं। इसी को बोलते हैं मेमोरी वाली नॉलेज। तो मेमोरी से भी बहुत सी नॉलेज मिलती है ना। कोई चीज़ अगर हमें सर्च करनी हो तो हमारी मेमोरी फटाफट रिकॉल करती है ना, चाहे वो गूगल पे सर्च करना हो, चाहे हमारी कॉपी में सर्च करना हो, या हमने कोई भी चीज़ कहीं रख दी हो तो हम फटाफट अपनी मेमोरी को रिकॉल कराते हैं ना कि ये चीज़ मैंने वहाँ रखी होगी। ठीक है, वीडियो थोड़ा लेंदी होगा बट पर्पसफुल होगा, आप ज़रूर देखें। ठीक है, हमने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है, और इतना एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आपको यूट्यूब पर इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं मिलेगा, सीरियसली।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब आप समझ रहे हैं किसी चीज़ को क्या करना, अवलोकन करना या टॉप टू बॉटम उसको पूरा अच्छे से ऑब्जर्व करना कि वो क्या कर रहा है ना। ऑब्जर्वेशन एक तरीके से देखा जाए तो अगर हमें किसी को ऑब्जर्वेशन करना होगा तो कैसे बैठेंगे, हम कॉन्शियस माइंड से बैठेंगे, बिल्कुल एक्टिव होकर बैठेंगे, इसलिए क्योंकि हमें उसको ऑब्जर्व करना है, उसकी कमी को बताना है, उसके अच्छे पॉइंट्स को बताना। जैसे हम प्रैक्टिस टीचिंग करते हैं तो पीछे जो टीचर्स हमें होता है वो ऑब्जर्व करता है, तो हमारी टीचिंग को देखकर जो वो ऑब्जर्वेशन करता है वहाँ से भी क्या नॉलेज मिलती है ना, पर्टिकुलर उस पीपल टीचर के बारे में कि वो पीपल टीचर कैसा पढ़ा रहा है और कैसा उसको पढ़ाना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंटेशन के माध्यम से भी हमें नॉलेज मिलती है। और नॉलेज से देखिए, नॉलेज जब हमें मिलेगी ऑब्जर्वेशन के माध्यम से तो वो कहीं ना कहीं क्या होगी, एक्चुअल होगी, नेचुरल होगी। और ऑब्जर्वेशन देखिए बहुत तरीके के हो सकते हैं, फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। तो पर्टिकुलर जो हम फॉर्मल ऑब्जर्वेशन करते हैं किसी भी बंदे के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए कि पर्टिकुलर हम इस पीपल टीचर के बारे में इतना इतना जान गए। तो ये पीपल टीचर वाला एक एग्जाम्पल था, ले सकते हैं आप। और भी किसी का जिसे ऑब्जर्वेशन करना है, कोई प्रैक्टिकल कर रहा है तो जो टीचर प्रैक्टिकल हमें करके बताता है, लैब टीचर या जो भी हमारा सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर है, तो जब वो प्रैक्टिकल करता है तो उस प्रैक्टिकल को हम खड़े होकर बहुत अच्छे से पहले ऑब्जर्व करते हैं ना, तभी तो वो प्रैक्टिकल जाके फिर बाद में करते हैं जब टीचर नहीं होता है या टीचर हमें करने के लिए देता है। तो ये क्या है, ऑब्जर्वेशन एक तरीके का टूल है नॉलेज के लिए। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके बाद है हमारा परसेप्शन। तो परसेप्शन का मतलब है अनुभूति, किसी चीज़ को आपने क्या किया, पर्टिकुलर देखा है ना, उसको क्या किया, परसेप्ट किया, या उसकी क्या किया, प्रत्यक्षीकरण भी हम बोल सकते हैं, है ना। तो जो नॉलेज परसीव की हमने एक्सपीरियंस के माध्यम से, उसको हम परसेप्शन बोलते हैं। यानी कि हमने इसको छू कर, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ना, हमने इसको फेस टू फेस देखा है, जिसे हमने परसेप्शन कर ली है नॉलेज, है ना। तो हम बात करते हैं परसेप्शन की, तो ये कहीं ना कहीं हमारी रिसर्च हम कैसे करते हैं, जो हम सर्वे करते हैं, जो हम डेटा कलेक्शन करते हैं, वो खुद जाके करते हैं ना। ऐसा तो नहीं किसी को भेज देते हैं, जाओ भाई तुम डेटा कलेक्ट कराओ और तुम सर्वे कर लो, उससे हम अपनी रिसर्च का प्रपोजल हैंडल आउट कर लेंगे। तो ये तो नहीं होता है, तो ऐसा नहीं कर सकते हम। पर्टिकुलर वहाँ पे हम खुद जाते हैं, हम अपनी रिटेंशन वहाँ पे खुद देते हैं, वहाँ पे चीज़ों को लगाते हैं, अपने दिमाग को लगाते हैं, तभी जाकर पता चलता है। और देखिए इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल परसेप्शन का क्या होता है कि जैसे हम कुछ भी खाते हैं तो आपको पता है ना कि टेस्ट क्या होता है उसका। किसी चीज़ को छूते हैं तो टच पता चलता है, किसी चीज़ को क्या करते हैं, सेंस करते हैं तो स्मेल पता चलती है, फिर किसी चीज़ को सुनते हैं तो हियरिंग पता चलती है ना, किसी चीज़ को देखते हैं तो साइट पता चलती है। तो कहीं ना कहीं ये जो टच है और इसके बाद टेस्ट, स्मेल, हियरिंग, साइट, दीज आर दी परसेप्शन। क्यों? क्योंकि इसको हम खुद अनुभूति करते हैं, खुद फील करते हैं, तो ये भी एक नॉलेज का माध्यम है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से स्वाभाविक, यानी कि आपकी नेचुरल चीज़ें। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इंस्टिंक्ट में, तो जो आपका मन है, मन आपका क्या कह रहा है कि इन चीज़ों को करने के लिए कर रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली होती हैं चीज़ें, आपको कोई बाहर से फोर्स नहीं करेगा। इंस्टिंक्ट, अगर आपकी इंस्टिंक्ट वाली पावर जाग गई, और हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ इंस्टिंक्ट पावर होती हैं, है ना, स्वाभाविक चीज़ें होती हैं जो बाहर निकल कर आती हैं, बस उसे किसी पर्पज़ की ज़रूरत होती है, उसे किसी मोटिव की ज़रूरत होती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें इंस्टिंक्ट की बात में, तो स्वामी विवेकानंद की अगर हम बात करते हैं तो देखिए विवेकानंद का क्या था, मेन मोटो योग था। तो ये जो योग की भावना थी, यानी योग के माध्यम से अपने मन को जागृत करना, अपने अहम को शांत करना और अपने स्वभाव में क्या लाना, नम्रता लाना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना हमारे अंदर, वो ऑटोमेटिकली होती हैं। पर्टिकुलर इसको कोई करा नहीं सकता है, हमारी इंस्टिंक्ट्स को कोई क्रिएट नहीं कर सकता, ये हमारे नेचर में होगा, हमारे खुद के स्वभाव में होगा, जो ऑटोमेटिक बाहर आएगा कभी ना कभी। किसी मोमेंट पे ऑटोमेटिक मोमेंट हो गया, या हमने कुछ ऐसी चीज़ें देख ली हैं, या कुछ ऐसी घटना हो गई हैं, है ना, इंस्टिंक्ट टाइप की। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल हम बात करते हैं, अगर जैसे हम कोई रोड क्रॉस करते हैं तो आपको पता है ना कि हमें पता है कि सामने से कार आ रही, तो अपने आप को बहुत बचा कर करते हैं। लेकिन सडनली अगर हमने कुछ सोच लिया माइंड में, वहाँ पे कुछ देख लिया कि हाँ भाई चलो वो कार चलेगी, तो बर्ड अगर वहाँ उड़ रही है, या कुछ भी ऐसा कोई जानवर या एनिमल आ गया, तो वो कार या मोटर बाइक उसके ऊपर से चली गई। तो इस तरह की घटना जब हम देखते हैं तो हमारे अंदर क्या होती है, इंस्टिंक्ट्स होती है ना। तो इंस्टिंक्ट्स को भी देखकर क्या नॉलेज मिली हमें कि हमें जब भी नेक्स्ट टाइम पे रोड क्रॉस करनी होगी तो उस चीज़ को हम बहुत ही प्रॉपर वे में करेंगे, है ना, और इन सब चीज़ों को कहीं ले जाकर आगे करेंगे। तो जो भी हमें इंस्टिंक्ट से नॉलेज मिलती है वो कहीं ना कहीं परफेक्ट होती है, और हमारे आने वाली लाइफ के लिए लेसन होती है वो। यानी कि जो गलतियां हमने की, जो घटनाएं हुई हैं हमारे सामने, उस तरह की घटनाएं आगे जाकर ना हो, तो उसके लिए हम क्या रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा रीजनिंग, विचार। मैंने आपको बताया था रीजनिंग पे काफ़ी चीज़ें, एक तरीके का ये साइक प्रोसेस है। रीजनिंग इंफॉर्मेशन देता है आपको, कॉज एंड इफेक्ट की बात करता है, रिलेशनशिप की बात करता है, जनरलाइजेशन की बात करता है, फिर चीज़ों को कैसे कंडक्ट करना है, कैसे डिसाइड करना है, पासिंग कैसे करना है, जजमेंट कैसे करना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी बहुत बात करती है रीजनिंग। विचार यानी कि इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड पूरा करना है आपको, और इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड में आपको अच्छे से पता है कि बच्चे का टॉप टू बॉटम
सारी नॉलेज कहीं ना कहीं हो जाती है, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो फेथ हो, बिलीफ हो, है ना। सबका अलग अलग परसेप्शन होता है। और कॉज इफेक्ट की बात करता है रीजनिंग, विचार, यानी कि हम कुछ सोचेंगे तभी ना हमें ज्ञान मिलेगा। और पर्टिकुलर अगर हम कुछ सुनकर आए हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो किसी भी काम को करने के से पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, रीजनिंग आते हैं, थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, तभी उस काम को हम जाकर क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर पाते हैं। और टेस्टिमनी आपको बताया मैंने कि वही एक्सपर्ट वाली बात की, यहाँ पे गवाही वाली बात की। टेस्टिमनी एक तरीके से देखा जाए तो प्रूफ हो सकता है नॉलेज के लिए, और ये हेल्प करता है आपको। जैसे हम बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम टेस्टिमनी या प्रूफ, जो एविडेंसेस वगैरह होते हैं ना, विटनेस बोलते हैं जिसको हम, ऑथेंटिकेशन बोलते हैं जिसको, डेमोस्ट्रेशन भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं। और अगर क्राइम के केस में कहते हैं तो एविडेंसेस हो गए, है ना। और कहीं ना कहीं साइन, सिंबल, तो ये चीज़ें ऐसे होते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऐसे होते हैं जो सच को सच और झूठ को झूठ, यानी कि अगर कोई मर्डर का केस है और आपको कुछ एविडेंसेस मिल गए या कुछ टेस्टिमनी मिल गई या कुछ गवाही मिल गई और जो कि सच है, तो वो आपको क्या है, वो उससे भी एक तरीके की नॉलेज मिलेगी ना आपको, केस को सॉर्ट आउट करने के लिए या हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो ऑथेंटिसिटी भी बहुत मैटर करती है। और ऑथेंटिसिटी यानी टेस्टिमनी यानी गवाही के माध्यम से भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। मूवी में देखा होगा आपने कि कोई फंस गया है मर्डर के केस में झूठा, ठीक, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ विटनेस निकल आता है, कहीं ना कहीं से कुछ टेस्टिमनी निकल आती है, कहीं ना कहीं से कुछ गवाही निकल आती है, जिसके माध्यम से उसको बचाता है कौन, उसका वकील। तो ये पूरा था मेरा वीडियो सोर्सेस ऑफ नॉलेज, है ना, रिगार्डिंग द सोर्सेस ऑफ नॉलेज, मेन सोर्सेस ऑफ नॉलेज। मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया और बेसिकली आपको मेन 6 वाले जो थे वो भी बता दिया, और ये 6 के बाद भी मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया। तो आपकी इच्छा है, आप जैसे लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं। मेरी तरफ से इस वीडियो में कुछ भी नहीं रहा। आप इस वीडियो को जरूर देखें, आपको बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा, एंजॉयबल रहेगा वीडियो। और वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ ढेर सारा लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट सेक्शन से सच में बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए। भले कमेंट होगा, आपके लिए भले कुछ वर्ड्स टाइपिंग होगा, बट यहाँ पे मोटिवेशन सच में मिलता है। तो प्लीज़ डू मोर कमेंट्स ऑन माई वीडियोज़, लाइक शेयर बहुत कीजिए, बढ़ाइए इस चीज़ को। और वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, पढ़िए और दूसरों को पढ़ाइए और पढ़ने दीजिए। सो आज की वीडियो में बस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ साइनिंग ऑफ, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा।